Hello students, welcome to my channel Vision Study IQ इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। चैप्टर 1 का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएंगी या प्लेलिस्ट में जाके भी उसे वॉच कर सकते हो। फर्स्ट वो पार्ट देखिए, फिर इसे सेकंड पार्ट को आप कंटिन्यू कीजिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जितना भी पेंडिंग रह गया था फर्स्ट चैप्टर का, इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो पार्ट 1 में हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1853 तक पूरा देख लिया था। इसके बाद इस एक्ट के बाद अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो इस एक्ट के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ, एक बहुत बड़ी क्रांति आई, जिसे कहते हैं 1857 का उठाव, इंडियन रिबिलियन ऑफ 1857। तो इसके बाद भी बहुत सारे एक्ट आए, सारे इंपॉर्टेंट है, सब वीडियो में मैंने कवर कर दिया है। तो ये 1857 का उठाव हम इसको थोड़ा शॉर्टकट में सीखेंगे क्योंकि ये हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है। हम हिस्ट्री के थ्रू जैसे जा रहे हैं चैप्टर में, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ ताकि आपको एक कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो बहुत सारे रीज़न थे 1857 के उठाव के। इसको सिपाही म्यूटनी भी कहते हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगा क्यों है इसे सिपाही म्यूटनी म्यूटनी कहते हैं। तो एक्चुअली उस टाइम क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों का हमारे हिंदुस्तान पे जुल्म जो हम कहेंगे बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बढ़ गया था। और कोई चीज़ अब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर उसका अंत हो जाता है, हम ऐसा भी कहेंगे। तो क्या हुआ था उस टाइम में, रानी ऑफ झांसी, ठीक है, तो फेमस है ये रानी लक्ष्मीबाई। इनकी जो झांसी में ये रूल करती थी। तो उस टाइम जो लॉर्ड डलहौसी थे, उन्होंने क्या किया, एक कंसेप्ट लाया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। तो उसमें होता ये था कि अगर किसी राजा को कोई उसका राज कंटिन्यू करने को उसके पास अगर कोई वारिस नहीं है, ठीक है, तो उसको हमारी ये जो कंपनी होती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको अपने अंदर ले लेती थी, उस एरिया को, या हम कहेंगे कि उस किंगडम को। तो सेम ये रानी लक्ष्मीबाई के साथ हुआ। इनको कोई मतलब औलाद नहीं था, कोई वारिस नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, एक बच्चे को अडॉप्ट कर दिया, ठीक है, और कहा कि ये हमारे होने वाले प्रिंस है, राजा है। तो इसको इन्होंने इनकार कर दिया लॉर्ड डलहौसी ने, और उन्होंने कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू हम आपका जो झांसी है उसे एक्वायर करते हैं। तो ये तो बिल्कुल मानने वाली नहीं है कि इनका पूरा राज्य ये अंग्रेज ले ले। तो इनके बीच में फिर ये एक जंग होती है, एक लड़ाई होती है, ठीक है। तो ये सब हुआ था 1857 में ही, सेम। और भी कुछ रीज़न से मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे मैंने आपको कहा कि अंग्रेज़ों का जुल्म हम पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो मंगल पांडे जो एक ब्रिटिश बटालियन में जॉब करते थे, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ था, अंग्रेज़ों ने एक बुलेट इंट्रोड्यूस किया था जिसके अंदर सुअर का मांस लगा हुआ था। अगर आपको वो बुलेट चलाना है तो सब में पहले आपको आपके मुंह से उस बुलेट का कुछ पार्ट होता है उसको छीलना पड़ता था। तो देखिए, मुस्लिम में भी जो सुअर का गोश्त है, चमड़ी है, उसे हराम कहते हैं। हराम कहते हैं मतलब वो नहीं खाते उसको। और हमारे जो हिंदू हिंदू कहेंगे, हम ब्राह्मण कहेंगे, हम लोग भी ये बिल्कुल इसको गलत मानते हैं। तो इसके अगेंस्ट हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। इन सब ने इनकार कर दिया कि हम ये बुलेट यूज़ नहीं करेंगे। तो अंग्रेज़ों ने इनको फोर्स किया। तो इसी फोर्स में मंगल पांडे जो एक बटालियन में काम करते थे, उन्होंने क्या कर दिया, एक लेफ्टिनेंट हेनरी बाग बोल के थे, उन पे बुलेट चला दी, ठीक है। तो इस तरह से कहते हैं कि ये फर्स्ट बुलेट जो थी इस क्रांति की 1857 की पहली बुलेट चली थी। इसके बाद पूरी तरह से हमारे इंडियंस इन पे हावी हो गए। सिपाहियों ने कई ब्रिटिश अधिकारियों को जान से मार दिया, उनकी जो छावनी है सब अपने कब्जे में ले ली, उनका जो मटेरियल है जितना भी ये बंदूक तोफ सब अपने कब्जे में ले लिया। तो इस तरह से 1857 का स्टार्टिंग हुई। अब इसका एंड किस तरह से हुआ, इसके बीच में क्या क्या हुआ, ये सब एक हिस्ट्री का पार्ट है, हम इसमें नहीं जाएंगे। हम हमारे इंडियन पॉलिटी के अब इसको चैप्टर को कवर करते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दिया कि किस तरह से झांसी की रानी के साथ क्या हुआ था और मंगल पांडे जी ने क्या किया था। तो याद रखिए, लेफ्टिनेंट हेनरी बाग को इन्होंने गोली मारी थी। और देखिए, ये भी अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अगर आता है क्वेश्चन हिस्ट्री में तो आपको पता होना चाहिए क्या है। तो इसके थ्रू ये, जिस राजा को कोई संतान नहीं है तो उसका वो किंगडम एक्वायर कर देती थी ब्रिटिश
ब्रिटिश जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, तो लॉर्ड डलहौसी ने ये इंट्रोड्यूस किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये 1857 का जो उठाव था, तो इसमें हम इंडियंस की हार हो गई थी। ठीक है, ब्रिटिश यहाँ से भागकर वापस इंग्लैंड नहीं गए, कुछ रीजन है उसके। काफ़ी इंटरेस्टिंग वो टॉपिक है, तो हम हिस्ट्री में कवर करेंगे। मगर अब यहाँ पे अंग्रेज़ों की आंखें खुल गई कि हम एक हद तक ही इंडियंस पर जुल्म कर सकते हैं। अगर इसकी हद बढ़ गई तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा, जैसे कि 1857 में कई ब्रिटिश अधिकारी मारे गए थे। ठीक है, तो अब इसके बाद उन्होंने एक एक्ट लाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। उसके अगले साल ही आ गया ये। तो उसमें क्या किया उन्होंने, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को डायरेक्ट ऑफ वाइसराय बना दिया गया। तो इम्पोर्टेंट ये पॉइंट कि कब हुआ था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कब वाइसराय बने थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो फर्स्ट कौन थे वे, लॉर्ड कैनिंग। देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आपको नोट करना है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से वाइसराय बने, तो फर्स्ट कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। तो इस तरह से ये उन्होंने चेंजेस लाए। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या क्या हुआ, एबोलिश सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसको भी उन्होंने एबोलिश कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, क्या फ़र्क है इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होते थे, डायरेक्ट जो ब्रिटिश इंग्लैंड की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ठीक है, उनके थ्रू अपॉइंट करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी पे, एक ऑब्जर्व करते थे किस तरह से ये काम कर रहा है। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ही बंदे होते थे। तो इनके बीच में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट भी होती थी, ये अपने आप को सुप्रियर मानते थे, कभी ये अपने आप को सुप्रियर मानते थे। तो इन दोनों को इसमें बंद कर दिया गया इस एक्ट में। इसके बाद देखिए, ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया क्रिएटेड, हु विल बी द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट। तो इन्होंने क्या किया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इंट्रोड्यूस किया, ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, तो हु विल बी द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट का ये मेंबर होता है। तो इसका काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, लॉर्ड कैनिंग आए थे, वाइसराय अब बन गए थे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से डायरेक्ट ये इसको चेंज करके अब वाइसराय बना दिया गया लॉर्ड कैनिंग। इंडिया में अब ये पूरी तरह से मैनेज करेंगे हर चीज़ को। तो अब ये जो लॉर्ड कैनिंग है, इनको रिपोर्ट देना है ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन को, या हम कहेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट को इनको रिपोर्ट देना है। तो ये तो यहाँ पे इंडिया में ये हर रोज़ जाके वहाँ पे रिपोर्ट तो नहीं कर सकते हैं। तो बीच में देखिए, इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है उन्होंने क्या किया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फ्रॉम ब्रिटिश कैबिनेट से थे ये। तो लॉर्ड कैनिंग का काम यही था कि इनको रिपोर्ट करना। ठीक है, और इनका काम था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उनको यहाँ की पूरी रिपोर्ट करना, जो लॉर्ड कैनिंग इनको रिपोर्ट देंगे। तो यहाँ पे देखिए इनकी पोस्ट इनसे बड़ी है, क्योंकि ये इनको रिपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये इंडिया की पूरी मैनेजमेंट करते थे और अपनी रिपोर्ट इनको देते थे। ठीक है, और ये कहाँ से ऑपरेट करते थे, ये इंग्लैंड के पार्लियामेंट से ही ऑपरेट करते थे। और कभी महीने में एक बार या दो तीन बार, या हम कहेंगे कि 2-3 महीने में एक बार ये इंडिया में आके भी यहाँ का ऑब्जर्वेशन करते थे। तो इस तरह से ये एक पोस्ट, ये ऑफिस बना दी गई। तो अब इनको ये अकेले तो काम नहीं करेंगे, इतनी बड़ी इनकी पोस्ट है। तो देखिए, 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो 15 मेंबर की काउंसिल बना दी गई। तो इसमें इस तरह के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इस तरह के चेंजेस लाए। तो इनको क्या लगा, ये सब प्रॉपरली करने से इंडिया में सबको फिर से ठीक हो जाएगा। तो हम आगे देखते हैं अब क्या हुआ। जो 1857 का उठाव था, ठीक है, इसके बाद ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, ये पूरी तरह से मतलब शॉक में आ गया कि इतना बुरा भी हो सकता है क्या। तो अब इन्होंने क्या किया, सब कुछ सेंट्रलाइज कर दिया, सब कुछ अपने अंडर ले लिया। यहाँ पे बहुत सारे हमने देखे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ गया, वाइसराय की इन्होंने पोस्ट ला ली। तो इनका अल्टीमेट एम क्या था, ब्रिटिश पार्लियामेंट, या हम कहेंगे कि ब्रिटिश क्राउन का सब कुछ सेंट्रलाइज करना, ताकि प्रॉपरली हर चीज़ पे ये कंट्रोल कर सके। अब इसके बाद एक एक्ट आया, एक्ट ऑफ 1892। ठीक है, तो इसमें क्या, इनकरेज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन सेंट्रल एंड प्रोविजनल काउंसिल बट नो मेजोरिटी। अब ये क्या करते थे, इसके बाद इनको
ऐसा फील हुआ कि अब इंडियंस को थोड़ा हमको पावर्स देना चाहिए, ताकि फिर से इस तरह की 1857 के जैसा उठाव जो हुआ था, मीटिंग हुई थी, ये ना हो। तो धीरे धीरे ये कुछ अच्छे लॉ भी लाते थे। तो इस तरह से ये अपना काम ब्रिटिश कर रहे थे हमको बेवकूफ़ बनाने का। सेम इस एक्ट में देखिए, पावर ऑफ डिस्कसिंग बजट एंड आस्किंग क्वेश्चन। अब हमें पावर ऑफ डिस्कसिंग बजट डिस्कस करने का और क्वेश्चन पूछने का भी इसमें राइट्स मिल गया था। ठीक है, तो उस टाइम हम इस पे ही बहुत खुश हो गए थे कि चलो कुछ तो अच्छा चेंजेस हो रहा है। इसके बाद नॉमिनेशन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर बाय वाइसराय ऑफ प्रोविजनल काउंसिल। उसके बाद देखिए, यूज ऑफ इलेक्शन इन फिलिंग नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बट वर्ड इलेक्शन वाज नॉट यूज। तो इस तरह से इलेक्शन वर्ड यूज नहीं हुआ था, बट यूज ऑफ इलेक्शन इन फिलिंग नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। तो इलेक्शंस तो हुआ था इनका, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का, बट इलेक्शन ये वर्ड यूज नहीं हुआ था। इसके बाद आया मोरली मिंटो रिफॉर्म 1909। ठीक है, तो इसमें भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हम देखेंगे। देखिए, इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम 16 टू 60। तो इस तरह से इनकी साइज बढ़ा दी गई लेजिस्लेटिव काउंसिल की, 16 से ये डायरेक्ट 60 हो गई। इसके बाद अलाउड नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी आज सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मूव रिजोल्यूशन ऑन बजट। ठीक है, तो और भी कुछ पावर दे दी गई, ताकि हम फिर से कोई बगावत ना करे, फिर से कोई 1857 का उठाव ना हो। तो धीरे धीरे एक मैनेजमेंट करके, पूरी तरह से सोच समझ के ब्रिटिश हमारे साथ ये गेम खेल रहे थे, हमें खुश रखने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, मोरली मिंटो रिफॉर्म में हमें एक बात याद रखना है, 1990 का एक्ट वाज कॉल्ड फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ठीक है, तो इसमें इन्होंने इतनी बड़ी पॉलिटिक्स खेल दी कि इन्होंने जात के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से सबको बांटना शुरू कर दिया। तो कम्युनल इलेक्टोरेट मतलब देखिए, एक एरिया है, वहाँ पे कोई अगर इलेक्शन के लिए खड़ा रहता है, अगर वहाँ पे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, तो उसको सिर्फ अगर वो मुस्लिम है तो उससे मुस्लिम ही वोट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने एक जात में हमको बांट दिया, और इसका असर आगे आके कितना बुरा हुआ हमें तो पता ही है। तो एक्ट वाज कॉल्ड फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ठीक है, तो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कौन थे, तो आप इसको कमेंट कीजिए जिसने ये एक्ट इस तरह से कम्युनल इलेक्टोरेट का गेम खेला था। तो अगर आपको पता होगा तो कमेंट्स में आप इसे मेंशन कीजिए। तो इसमें देखिए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकम फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो फर्स्ट कौन थे ये, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये हमें पॉइंट याद रखना है। इसके बाद और एक एक्ट आया, माउंटेन क्लींस फॉर 1990। तो देखिए, रिलैक्स सेंट्रल कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस बाय सेपरेटिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशनल सब्जेक्ट्स स्ट्रक्चर वाज स्टिल सेंट्रलाइज। तो वहाँ के जो क्या किया उन्होंने, रिलैक्स सेंट्रल कंट्रोल, सेंट्रल का जो कंट्रोल था अलग अलग प्रोविंसेस पे, तो उसको थोड़ा उन्होंने इनको छूट दे दी, रिलैक्स कर दिया। पूरी तरह से नहीं, अभी भी सेंट्रल का ही एक्सेस होगा हर चीज़ पे, मगर पहले के हिसाब से इनको थोड़ी सी छूट मिल गई कि आपके हिसाब से थोड़ा आप आपका कारभार देख लीजिए। ठीक है, तो कितने खुश हो रहा है देखिए राजा, इस तरह से एक उन्होंने डिवाइड कर दिया बाय सेपरेटिंग सेंट्रल और प्रोविंशनल सब्जेक्ट। ठीक है, और देखिए कुछ सब्जेक्ट इन सेकंड पार्ट ट्रांसफर विथ लेजिस्लेटिव काउंसिल रिजर्व विदाउट लेजिस्लेटिव काउंटी, दिस वाज कॉल्ड डायरची। ठीक है, डायरची में देखिए यूपीएससी में भी क्या है डायरची, इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मुझे आप कमेंट्स में बता दीजिए कि डायरची एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, तो ये आपका समझो होमवर्क समझ लीजिए। अब इसके बाद देखिए, फर्स्ट टाइम बाय कैम्ब्रलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन अ कंट्री, मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस वर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, फर्स्ट टाइम बाय कैम्ब्रलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे इन द कंट्री। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा दो बाय कैम्ब्रलिज्म। ठीक है, तो इस तरह से अब चेंजेस हो रहे थे। और क्या हुआ, इट रिक्वायर्ड 3 आउट ऑफ 6 मेंबर्स ऑफ वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू बी इंडियन। ठीक है, तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट हुए इसमें, उन्होंने फिर से अपना गेम खेलना शुरू किया। इट एक्सटेंडेड प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, वहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात हुई बाय गिविंग सेपरेट इलेक्टोरेट टू सिख क्रिश्चियन एंड यूरोपियंस। ठीक है, इस तरह से ये अभी तो इनको ऐसा लग रहा था कि अब ये ज़्यादा दिन तक
हमारे इंडिया पे रूल नहीं कर सकते, तो कोई बड़ा चेंजेस ला इनको डिवाइड एंड रूल करो, तो उसके हिसाब से इनकी पॉलिसीज बन रही थी और हम उसके अंदर फंसते जा रहे थे। इसके बाद इट्स सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट विद सेंट्रल बजट, फर्स्ट टाइम इन्होंने सेपरेट कर दिया प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट को। इट गारंटेड फ्रेंचाइज टू लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन बेसिस ऑफ प्रायोरिटी टैक्स एंड एजुकेशन। इसके बाद इट क्रिएटेड न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडियन इन लंदन एंड ट्रांसफर इन सम फंक्शंस। उसके बाद इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, हेंस सेंट्रल पीएससी सेटअप इन 1926 फॉर द रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट। ठीक है, मैंने जैसे कहा कि कुछ पॉजिटिव हुआ कुछ निगेटिव हुआ, तो इस तरह से चेंजेस हो रहे थे। और हमारे जो इंडियंस है कंटिन्यूसली इनके साथ फाइट इनकी चालू ही थी। इसके वजह से कुछ पॉजिटिव पॉइंट आ रहे थे और ब्रिटिश परेशान थे कि पहले के मुकाबले में इंडियंस उन पे आप भारी पड़ रहे थे, क्योंकि इसलिए वो डिवाइड एंड रूल के हिसाब से कम्युनल इलेक्टोरेट इस तरह के पॉलिसीज ला रहे थे। इसके बाद देखिए इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायरी इनटू एंड रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 10 years ऑफ इट्स कमिंग इनटू फोर्स। तो चैप्टर वन में जितने भी इम्पोर्टेंट्स ये जो एक्ट आए थे मैंने इसमें सब कवर कर दिए हैं, और कुछ पेंडिंग है अभी भी जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो मैं हिस्ट्री में वो पूरे डीप में कवर कर दूंगा। तो फर्स्ट चैप्टर में इतना ही इम्पोर्टेंट था, मैंने हर पॉइंट इसमें कवर किया है। आप फिर से इस वीडियो को एक बार पूरी तरह से प्रॉपरली देख लीजिए। आपको अगर इसमें कोई भी क्यूरी या कोई भी क्वेश्चन अगर राइज होता है तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि आगे भी मैं अगर कोई वीडियो डालता हूं तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब बटन पे आपको क्लिक करना है और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करना है, ताकि आपको कोई नया वीडियो आता है तो सब में पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपको लगता है कि ये जो इंडियन पॉलिटी की जो मैंने फ्री कोर्स की सीरीज शुरू की है, तो आपको लगता है इसे कंटिन्यू करना चाहिए? तो प्लीज़ कमेंट्स में बोल दिए कि यस कंटिन्यू कीजिए। और अगर आपको चैप्टर 2 चाहिए जल्द से जल्द, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। जैसे 500 लाइक्स हो जाएंगे मैं चैप्टर 2 डाल दूंगा इस सीरीज़ का। प्लस आपको एक वीडियो इस फर्स्ट चैप्टर पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको पूरी तरह से सॉल्व करके भी उसका भी एक वीडियो डाल दूंगा, ताकि क्वेश्चन भी कवर हो जाए और पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।